आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। उत्तराखंड की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर की। इस वक्त शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है और ऐसे में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है अलग अलग जगहों पर। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू किया है। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस जो है अलग अलग जगहों पर शक्ति प्रदर्शन कर रही है। महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस ने एक बार फिर से बनाई है। दिल्ली में भी इसी तरह की स्थिति की जगह जगह कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और उत्तराखंड में भी कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में कांग्रेस को रोकने के लिए पुलिस भी तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। हितेश त्यागी इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। हितेश, आप कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें वहां की है? जो हम इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, पूर्व सीएम हरीश रावत नजर आ रहे हैं, बैरिकेड किया गया है। देश भर के अंदर आज कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन है। भ्रष्टाचार और महंगाई के विरोध में लगातार जिस तरह से कुछ दिन से आंदोलन कांग्रेस पार्टी यहां पर कर रही है और आप देख सकते हैं कि जैसे कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं, लगातार यहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं। कांग्रेस की महिला जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही हैं। हमारे साथ तमाम जो प्रवक्ता हैं, बड़ी प्रवक्ता हैं यहाँ पर, गरिमा, उनसे भी जानने की कोशिश करें। आज कांग्रेस पार्टी जिस तरह से देशव्यापी आंदोलन कर रही है तो उत्तराखंड में भी आंदोलन है, महंगाई के मुद्दे को लेकर, किस तरह से? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में विपक्ष का दमन किया जा रहा है, उसकी आवाज को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से गरीब जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है, कभी जीएसटी के जरिए, कभी महंगाई के जरिए, कभी बेरोजगारी के जरिए जिस तरह से किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हल्ला बोल है। राजभवन कूच है माननीय अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी के नेतृत्व में और पूरे देश में राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में हमारे नेताओं को जिस तरह से दमन कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके आवासों को छावनी में तब्दील किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। विपक्ष का कोई नेता आपको नजर नहीं आएगा। मायावती कहाँ है? ममता बनर्जी कहाँ है? अखिलेश यादव कहाँ है? हम पूछना चाहते हैं। लोकतंत्र के प्रहरी हैं हम लोग, मुख्य विपक्षी दल हैं हम लोग। हमको लोकतंत्र में अपनी आवाज बुलंद करने की पूरी इजाजत है, संविधान ने दी है, उसको आप छीन नहीं सकते। और आप विपक्ष मुक्त का जो आप नारा देते हैं या सपना देखते हैं, आज हल्ला बोल देख लीजिएगा और कांग्रेसियों की ताकत भी देख लीजिएगा। देखिए, कांग्रेस का राजभवन कूच है और किसी भी आक्रमण से डरने वाले नहीं है। आज कांग्रेसी पूरी मुखरता के साथ यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं और भी महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, आपने जीएसटी का मुद्दा भी उठाया, और किस तरह से आज आंदोलन होने वाला है? देखिए, पिछले 8 सालों से जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, आम जनता का जीवन जो है बिल्कुल दुबार हो गया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 8 साल में जब से भाजपा की सरकार आई है, लोगों के जीवन स्तर में क्या परिवर्तन आया? यही परिवर्तन आया कि स्थिति बद से बदतर हो गई है। आज आम आदमी जो है वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं, वो 2 रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि करोड़ों परिवारों के पास आय का कोई स्थिर साधन नहीं है। आज बेरोजगारी है, महंगाई है, जीएसटी, आपने आटा, दाल, चावल, दही, दूध पे जीएसटी लगा के आपने गरीब जनता के पेट पे लात मारने का काम किया है। मोदी जी, शर्म आनी चाहिए। आप एक प्रधानमंत्री ने एक तानाशाह राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं कि आप जो आपका आदेश हो वो जनता माने, और नहीं तो उस पर ईडी के छापे लगाइए। जनता को किस तरह से परेशान किया जाए, आपको शर्म आनी चाहिए मोदी जी। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रही है, लगातार पिछले दिनों भी राजभवन का कूच यहाँ पर कांग्रेस ने किया था और महिला नेता हमारे साथ हैं। आप महिला भी हैं और महिला मोर्चा भी संभाल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आज महंगाई का मुद्दा है, कई सारे ऐसे मुद्दे आपके? जी, महंगाई इस कदर है कि जनता का रोटी खाना, नौकरी करना, पेट्रोल डीजल बहुत मुश्किल हो चुका है। और जब राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी इस मुद्दे पे आवाज़ उठाते हैं तो उनको ईडी के द्वारा घेरा जाता है, उन पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि राहुल गांधी उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान करी है। तो राहुल गांधी ना डरेंगे ना डरने वाले हैं और हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी समस्याएं पूरी नहीं होंगी। देखिए, डबल इंजन पर लगातार कांग्रेस पार्टी प्रहार कर रही है। उत्तराखंडियत को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज जो राजभवन का जो कूच है, आज कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और भी कई सारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज महंगाई के मुद्दे पर क्या नाम है आपका?
जसवीर राणा। अच्छा, आंदोलन कर रहे हैं, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। महंगाई, भ्रष्टाचार और केंद्र सरकार जिस प्रकार विपक्षी लोगों को, नेताओं को ईडी के माध्यम से प्रताड़ित कर रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस आज पूरे देश में सड़कों पे उतरी है। और कांग्रेस तब तक इस प्रकार के आंदोलन करती रहेगी जब तक सरकार के आंख नहीं खुलेगी। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है, जबकि केंद्र सरकार ने वादा किया कि 2 करोड़ नौकरियां बेरोजगारों को प्रतिवर्ष दिया जाएगा, लेकिन 2 करोड़ नौकरी देने के बजाय 18 करोड़ से 27 करोड़ के बीच नौकरियां छीन दी गई है। देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी मुखरता के साथ आज राजभवन कूच कर रहे हैं और ये भीड़ बयां कर रही है, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से भीड़ जो है देशव्यापी ये आंदोलन बयां आज कर कांग्रेस रही है सड़कों पर उतर रही है, हितेश, कभी लेकिन मुझे ये ईडी का मामला बताइए कि सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। पुलिस जो अलर्ट मोड पर है, क्योंकि 15 अगस्त भी है, ऐसे में तमाम राज्यों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया गया है कि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस तक सभी पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेगी, चेकिंग की जाएगी। तो आज जिस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर पुलिस की तरफ से क्या सुरक्षा के इंतजाम, और जो लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि इन्होंने क्या रणनीति अपनाई है आज प्रदर्शन को लेकर, उनकी बातचीत को जरूर बताइएगा, दर्शकों तक सुनवाइएगा जरूर। बिल्कुल नीतू, मैं आपको प्रशासन की जानकारी भी दूंगा, लेकिन नेता के जो प्रतिपक्ष यशपाल आर्य वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यशपाल जी, आज महंगाई के मुद्दे को लेकर, कई मुद्दे को लेकर आज देखिए, आज महंगाई ने आसमान को छू लिया है और बेरोजगारी, बेकारी चरम सीमा पर है। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जीएसटी में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हें भी जीएसटी के दायरे में शामिल कर लिया है। तो इसीलिए आज कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा और हर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य है और हम इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। अग्निवीर का मुद्दा हो या यूके SSS का मुद्दा हो, कांग्रेस हमेशा से उठाती आई है। इसको लेकर भी क्या राजभवन की तरफ कुछ अपने लेकर भी कुछ सवालात आपने रखे हैं? निश्चित रूप से देखिए, अधीनस्थ जन सेवा आयोग, जिसे सदन में भी हमने प्रमुखता से उठाया, हम सड़कों पर उतरने को बाध्य हुए। आखिरकार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें SIT का गठन किया और उसमें कुछ लोग की गिरफ्तारी हुई है। हम कह रहे थे कि इसमें बैकडोर से एंट्री हो रही है, इसमें धांधली हो रही है, जो हमारे नौजवान हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आखिरकार वो सच साबित हुआ है। कुछ चेहरे बेनकाब हुए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हमने जो कहा वो आरोप नहीं थे, वो सत्यता, उसमें सत्यता थी। और मेरा मानना है कि इसीलिए आज हजारों हजार कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने को बाध्य है। देखिए, ये हमारे साथ थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि चाहे यूके SSS का मामला हो या फिर अग्निवीर योजना का मामला हो, कांग्रेस पार्टी पूरी मुखरता के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ ठीक है, देश में आऊंगी आपके पास। कांग्रेस जबरदस्त तरीके से हर जगह पर प्रदर्शन कर रही है। आप बने रहिएगा, एक बार फिर से लौटेंगे, आपके पास आएंगे। रुद्रपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर कि रुद्रपुर दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जहां एक बड़ी परियोजना दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना, इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन परियोजना जो है, जो ये योजना, इस योजना की शुरुआत होगी और ऐसे में किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, जो दुग्ध व्यापारी हैं उनके लिए ये योजना लेकर सरकार आ रही है। उधर उत्तराखंड में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 310 नए मामले आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कोरोना के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है।
कोरोना के मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे वैक्सीनेशन का काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। उससे लोगों को काफ़ी राहत भी है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा केस होगा तो हमारी सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार उस पर निगरानी रख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को आपने सुना। हितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश में अब मंकी पॉक्स का भी कहर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों से केसेस आ चुके हैं। इन तमाम बीमारियों को देखते हुए उत्तराखंड में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से कोरोना जिस तरह से प्रदेश के अंदर दोबारा से जन्म लेता दिख रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। और संदिग्ध के तौर पर अगर हम बात करें तो 2 ऐसे मामले आए थे मंकी पॉक्स के, जो संदिग्ध के तौर पर देखे गए थे। हालांकि उनका कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, लेकिन अभी जिस तरह से धन सिंह रावत की अगर हम बात करें, कैबिनेट मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर लगातार जो अभियान है, जो डबल डोज का अभियान है, बूस्टर डोज का जो अभियान है, वो और तेज कर दिया है। जी ठीक है हितेश, आप बने रहिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड राज्य के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने दौरे की शुरुआत काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। इसके साथ ही कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का ऑफिशियल चित्र आ जाए तो उसे ढोल दमाऊ बजाते हुए बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पंचायत भवन में लगाया जाएगा। तिरंगा झंडा फहराएं, इसी अभियान में आए हुए हैं। और उसके साथ साथ जब हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी का ऑफिशियल चित्र आ जाएगा, तो हमने अपने लोगों से आग्रह किया है, जनता से आग्रह किया है कि ढोल दमाऊ बजाते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका पंचायत भवन में जो है चित्रकूट टांगें। और निश्चित रूप में ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि एक अनुसूचित जनजाति की महिला जो है हमारी प्रथम महिला बनी है, राष्ट्रपति बनी है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की। उधर 13 अगस्त को राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष का कहना है कि ऐसे सभी मामले जो आपसी सहमति और सुलह से सुलझाए जा सकते हैं, उनको राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए सुना जाए। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए समझौते के खिलाफ किसी और अदालत में अपील नहीं की जा सकती है। समझने की बात यह है कि लोक अदालत में मामला तभी निपटेगा जब दोनों जने राजी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जना राजी हो और एक जना राजी ना हो तो लोक अदालत में मामला निपटे, क्योंकि लोक अदालत आपसी सहमति से चलती है, सुलह समझौते के आधार। इसीलिए हम कहते हैं जब सुलह समझौते से मामला निपटता है तो वो आखिरी तौर पर निपटता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। अगर उसको लगता है कि वो कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं दे सकता, वो डीएलएसए के दफ्तर में एप्लीकेशन दे सकता है कि साहब मेरा ये मुकदमा है, मेरा मुकदमा लोक अदालत में लगवा दिया जाए। ज़्यादा अच्छा होगा कि वो दोनों पक्षकार मिलकर एप्लीकेशन दें, जिससे लगेगा कि वो संधि करना चाहते हैं। हरिद्वार के लक्सर ब्लॉक में पिछड़ा वर्ग जनसंख्या जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश BS वर्मा और पंचायत राज सचिव ओमकार सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी। लोग इस कार्यक्रम में लिखित और मौखिक रूप से समस्या लेकर पहुंचे थे। इसके साथ ही न्यायाधीश BS वर्मा और पंचायत राज सचिव ओमकार सिंह ने ग्रामीणों से उनका सुझाव भी लिया। अभी जो हमारे प्रशासन स्तर पे जो अपने ब्लॉक लेवल पे जो डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, वो प्लस जो लोग जन सुनवाई में आपत्ति उठा रहे हैं, भाई जनसंख्या आधार होना चाहिए। जैसे आज एक नया सजेशन आया कि रिकॉर्ड है आंगनबाड़ी में जन्म मृत्यु रजिस्टर का, और उसके आधार पर तो हम ये कोशिश करेंगे उसके आंकड़े भी हम संकलित कराएं। टोटल जनसंख्या है उसका एक एस्टिमेटेड वो निकाल के 2011 के आधार पर जो रैंडम सर्वे हुआ 2013 में, और ये वोटर लिस्ट वाला और व्हाट्सएप रिकॉर्ड के आधार पे फिर आयोग जितनी जल्दी हो सकेगा इसका हम प्रतिवेदन सरकार को प्रेषित करेंगे।
देहरादून में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने जीएसटी सर्वे और छापेमारी के नाम पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए रोष व्यक्त किया है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार का हर कदम व्यापारी समाज साथ देता रहा है, लेकिन जीएसटी के नाम पर अधिकारी सरकार को गलत जानकारी दे रहे हैं। व्यापारियों का एक दल जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर इस विषय पर अपनी मांग को रखेगा। अगर सरकार व्यापारियों के बात को गंभीरता से नहीं लेगी तो व्यापारी लामबंद होकर विरोध करेंगे। हम सरकार के इस प्रयोजन में कि सरकारें अच्छी चलें, उसके द्वारा अच्छे काम किए जाएं, हम भरपूर तरीके से जितना हमारा व्यापार चलेगा उतना ही तो टैक्स देंगे। हमने आग्रह किया ऑनलाइन व्यवस्था को भी कोई ऐसे प्रतिबंधित किसी तरह से इतना रेगुलराइज किया जा सके कि वो ज़बरदस्ती उस पर ना तो कोई टैक्स विधा लागू है, ना कोई और चीज़ लागू है, पटरी पर कोई और चीज़ लागू नहीं है, सिर्फ दुकानदार रजिस्टर्ड है। तो ऐसे साथी जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है उनको कैसे रजिस्टर्ड किया जा सकता है, ऐसे व्यवस्था जो कि ऑनलाइन है जिससे कि सरकार को टैक्स कम आ रहा है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उन विषयों पर हमसे चर्चा करें। वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उनको सोचें, उन पर उस दिशा में आगे बढ़े। हम सरकार के साथ हैं। और सहयोगी हितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, जहां एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं देखिए व्यापारी मंडल भी जो है वो ये कह रहा है कि अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं। इस बात का खुलासा कैसे हो पाया कि जीएसटी की जानकारी गलत तरीके से दी जा रही है और इसमें जो लोग संलिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? दूसरी तरफ जो कहा जा रहा है व्यापारी मंडल की तरफ से कि मुख्यमंत्री से मिलकर इस पूरे मामले पर बातचीत होगी, अपनी मांगे रखी जाएंगी, तो क्या मांगे हो सकती हैं, किस तरह का काम हो सकता है और क्या इन लोगों को सुनने के बाद ऐसा समझा जाए कि अभी भी जीएसटी को लेकर असमंजस की स्थिति है, सही तरह से जो व्यापारी हैं वो समझ नहीं पाए हैं? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर जो व्यापारी वर्ग है वो जीएसटी से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कल जिस तरह से जीएसटी को लेकर ये बैठक हुई तो व्यापारी वर्ग में बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि जीएसटी के जो अधिकारी है उन्होंने गलत तरीके से छापेमारी की है और जिस तरह से जीएसटी के जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन होने थे उस तरह से वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं और कहीं ना कहीं जो जीएसटी के अधिकारी हैं वो गलत जानकारी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरह से कल अनिल गोयल जो व्यापारी वर्ग के बड़े नेता हैं उन्होंने कल जिस तरह से बैठक की तो वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जीएसटी के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है और मतलब कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने वाली ये चीज़ें सामने आ रही है। जी ठीक है, आप बने रहिए हितेश, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास। उत्तराखंड में इन दिनों आसमान से आफत की बारिश हो रही है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राजधानी देहरादून की बात की जाए तो सहस्त्रधारा क्षेत्र में हुए भारी बारिश की वजह से भूस्खलन जारी है, जिससे सारा मलबा वहां रहने वाले लोगों के घर में घुस गया है, जिसकी चपेट में आने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। एक महिला घायल हुई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिलाधिकारी के साथ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। भूस्खलन से प्रभावित लोगों को सहायता के तौर पर 3,31,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए हैं। भारी वर्षा के चलते वहाँ पे मलबा आ गया था और 3 घर हैं जिनको तीक्ष्ण क्षति हुई है और कुछ घरों में आंशिक क्षति हुई है, जिसका मुआवजा आज बांटा गया। इसके साथ 3 जानवर थे जो दब गए थे लेकिन जीवित हैं और अब स्वस्थ भी हैं। एक महिला थी, थोड़ी घायल हुई हैं, वो भी ठीक है। नैनीताल के अति संवेदनशील क्षेत्र बलिया नाले में कल देर रात से भूस्खलन शुरू हो गया। भूस्खलन से कई परिवारों पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से प्रभावितों ने दूसरे घरों में रात बिताई है। बलिया नाला क्षेत्र बीते कई सालों से नैनीताल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इस इलाके की अगर बात की जाए तो वहीं दूसरी तरफ ट्रीटमेंट के लिए अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। आधा इसमें फिर गिर गया है, तो इनको निर्देशित ये किया गया है कि स्कूलों में कुछ शिफ्ट कर देंगे 1 हफ्ते बाद। और इन्होंने ये कहा है कि दुर्गापुरी में जो नीचे मकान बने हैं हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि दूर पड़ जा रहा है और हटने के लिए सभी से कह दिया गया है। ट्रीटमेंट के लिए देखिए सिंचाई विभाग द्वारा एक कंपनी को इसका वो दिया गया है, तो वो इसका ट्रीटमेंट के लिए आगे कार्रवाई हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इसके लिए हम तुरंत पैसा रिलीज करेंगे, यहाँ हो चाहे हमारा 7 नंबर हो। इसका
कर्णप्रयाग के पंचपुलिया में 14 घंटे बाद बद्रीनाथ हाईवे खोल दिया गया है। तीर्थयात्रियों ने खुलने के इंतजार में रात भर सड़क पर रात बिताई है। दरअसल चट्टान दरकने की वजह से कल दोपहर 3 बजे से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया था, जिसके बाद आवाजाही बाधित हो गई थी। आज सुबह 5 बजे से बद्रीनाथ हाईवे की आवाजाही एक बार फिर से शुरू की गई है। गाड़ी नहीं 14 घंटे बाद बद्रीनाथ हाईवे खुला है। तीर्थयात्रियों ने किसी तरह से रात बिताई है। इस वक्त मेरे साथ सहयोगी संजय पुंडी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए, और इसके साथ ही साथ हितेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस वक्त हरिद्वार की किस तरह की स्थिति है, मौसम कैसा बना है वहाँ का? झेलना पड़ रहा है। तो कहा जा सकता है कि आफत की बारिश इन दिनों उत्तराखंड में हो रही है, और जिसकी वजह से अब मैदानी जिलों में भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से अब बाढ़ का खतरा भी देखने को मिल रहा है, और समय समय पर हमने देखा है कि जो हरिद्वार प्रशासनिक टीम है वो लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है, और लोगों को ये भी कह रही है कि आप समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, यही वजह है कि अब जो गंगा का जल स्तर है वो भी पूरी तरह यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है हितेश, मुझे ये बताइए, क्योंकि आपदा प्रबंधन कमेटी का गठन किया गया और पिछले महीने ही इसका गठन हुआ है, ऐसे में कितनी शिकायतें पहुंच रही हैं जो प्राकृतिक आपदा हो रही है उसको लेकर, और आगे क्या इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर समय रहते हुए पहुंचाया जा सके? जब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से प्रदेश के अंदर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, तो वहीं आपदा प्रबंधन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उन्होंने 4 कमेटियाँ और गठित की है, जो कि राज्य के जो प्रमुख 7 जिले हैं, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा या पौड़ी, कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर इन्होंने स्पेशल टीम यहाँ पर गठित की है। अगर हम शिकायतों की बात करें तो अभी प्राथमिक तौर पर यहाँ पर अमूमन बहुत कम ऐसी शिकायतें हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार इस पर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं, लगातार वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और लगातार जो वहाँ पे SDRF की जो टीम है, NDRF की जो टीम है, वहाँ पर उनकी और अतिरिक्त टीमें वहाँ पर लगाई गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हितेश इस जानकारी के लिए। संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।